विधानसभा चुनाव को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश। हमारे हर सवाल का देना होगा जवाब। इस बार जनता किसे चुनेगी अपना नेता? विधानसभा चुनाव में कौन होगा जीत का हसी हकदार? देखते रहें सरेराह न्यूज चैनल पर एनकाउंटर मनोज दाधीच के साथ। आप तो विरोध में बैठे हो, आपने विरोध क्यों नहीं किया? सर क्यों नहीं फोड़ा? आपने पब्लिक को पागल बना रखा है। कुछ भी था, आपके सामने सब हो रहा था, आपके सामने तमाशा चल रहा था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरेराह न्यूज की खास पेशकश एनकाउंटर में। आज हमारे साथ है सिंधी समाज में अपनी अलग ही पहचान रखने वाली, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साध्वी अनादि सरस्वती जी। अनादि सरस्वती जी, हमारे कार्यक्रम एनकाउंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सरेराह के सभी दर्शकों को, उनके अंदर बैठे हुए मेरे भगवान को बहुत बहुत प्रणाम है। आप साध्वी हैं और आपने 2008 में गुरु स्वामी धर्म प्रेमानंद सरस्वती जी से दीक्षा हासिल की थी और आपके प्रवचन सुनने के लिए भी लोग दूर दराज से आपके आश्रम में आते हैं। ऐसे में अचानक आपने राजनीति में आने का फैसला चौंकाने वाला नहीं है? मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल भी अंतर विरोध नहीं है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखें, अपना इतिहास देखें, तो आपने देखा होगा कि जो भी राजे महाराजे थे वो अपने साथ सदैव पुरोहितों को रखते थे, गुरुओं को रखते थे। उनके बाकायदा गुरु उनसे सलाह मशवरे के लिए वो गुरु के पास जाते थे। तो आज का समय वैसा नहीं है और मार्गदर्शन की आवश्यकता समाज में हमेशा रहती है। और आज एक चीज हमेशा हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि योगी वही है जो अपने हाथ में माला भी रखता है, भाला भी रखता है। समय आने पर समाज का मार्गदर्शन भी उचित तरीके से हो सके, अनुशासन और स्वाभिमान को देश राष्ट्र की निर्धारित करके खड़ा कर सके। और दूसरी बात है कि वो अपनी साधना के माध्यम से लोगों के साथ सहज रूप से अपने आप को कनेक्ट कर सके। संत का एक सबसे बड़ा माध्यम उसकी साधना ही होती है, इसीलिए समाज उसको मानता है, इसीलिए समाज में वो हर जगह स्वीकार्य होता है। जैसे मान लीजिए अजमेर में ही आप देखिए, आप स्वामी हृदय राम की जीव सेवा समिति प्याऊ भी खोलती है। हृदय राम जी का पैथोलॉजिकल लैब भी है, जीव सेवा समिति के तत्वाधान में ही यहाँ पे डाला गया था। संतों के माध्यम से जो भी प्रकल्प चलाए जाते हैं उसका जो भी फायदा होता है वो एक समाज नहीं उठाता। संतों के जीवन का उद्देश्य ही एक होता है, समाज सेवा, मानव सेवा। इसीलिए मुझे लगता है कि आधुनिक समाज में इस तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और वैसे भी हमारे संत महात्मा राजनीति में हर तरह से अग्रणी रहे हैं। पहले भी आप देखिए, साध्वी निरंजन ज्योति को देख लीजिए, मंत्री हैं। हमारे उमा भारती जी को देख लीजिए, साध्वी ऋतंबरा ने तो कितना बड़ा राम मंदिर के लिए कार्य किया ही था। इसके अलावा यदि आप अजमेर से पास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सुमेधानंद जी भी सांसद हैं। इसके अलावा बालक नाथ जी का भी आपने देखा ही होगा, अलवर के सांसद हैं। और इसके अलावा एक बात और भी है कि साधु संतों के साथ लोगों का सहज जुड़ाव होता है। कारण ये है कि पब्लिक उनके पास आती है, एक विचार स्पष्ट होता है, उनको किसके लिए कुछ नहीं करना, उन्हें तो केवल समाज के लिए करना है। इकट्ठा भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, इसके लिए उनका कार्य रहता है। अच्छा, सन्यासी का हमेशा ये स्पष्ट विचार होता है, योगी हो, सन्यासी हो, कि मुझे भक्ति तो करनी है पर मेरा राष्ट्र यदि कहीं कमजोर हो रहा है, कहीं उसकी विचारधारा कम हो रही है, समाज में संस्कार, संस्कृति और परंपराओं का कहीं पतन हो रहा है, तो वह मेन स्ट्रीम में आके उस कार्य को करने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसमें बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं है और मुझे लगता है कि किसी को भी विरोधाभास नहीं है। जो लोग शुरू से इस कल्चर को देखते हुए आए हैं, हमारा भारतवर्ष इसका उदाहरण है। हमारे यहाँ कितना संत महात्माओं की भूमिका रहती है राजनीति में, आज हम सब जानते हैं। आप खुद को शहीद हेमू कालानी का वंशज बताती हैं, लेकिन कुछ लोग इस दावे को संशय में ले रहे हैं, इसमें आपकी क्या है? देखिए, मैं आपको इसकी थोड़ी सी भूमिका बताना चाहूंगी। ये बात कहाँ से? शहीद हेमू कालानी को सब जानते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो मैं आपको एक चीज स्पष्ट बताना चाहती हूँ। ये बात आई कैसे? ये बात आई थी कि मेरा एक इंटरव्यू चल रहा था
उसमें हमारे पत्रकार महोदय ने मेरे से एक बात पूछी थी कि आप अपना दावेदारी कर रहे हैं तो आपकी पृष्ठभूमि क्या है, जैसे आप कहाँ रहे, कहाँ पढ़े और आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, आपके परिवार कहाँ से हैं, क्या है, आगे आपके पिताजी क्या करते थे, किस समाज से हो, इस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछ आप रहने वाले हो तो एजुकेशन के बारे में तो आपको सब जानते हैं। तो मैंने बताया कि आप इसका मूल्यांकन इस बात से कर सकते हैं कि मैं अमर शहीद हेमू कालानी के परिवार से हूं, और ये बात मैं आज पहली बार नहीं बता रही हूँ। सिंधी समाज के मंचों पे जब मेरा जाना होता है तो जो भी आज सिंधी नेता हैं उनके समक्ष भी ये बात मैंने साझा की, मंच पे भी साझा की, लेकिन कुछ कारणों से, उन कारणों की व्याख्या में मैं नहीं पढ़ना चाहती, या किस कारण से इसको दबा दिया गया, छिपा दिया गया या नहीं आने दिया गया, शायद कहीं ना कहीं कोई असुरक्षा, इनसिक्योरिटी या जो भी कुछ रहा होगा, मैं उसके भी व्याख्या में नहीं जाना चाहती, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। तो मैंने ये बात वहां पर भी बताई थी। लेकिन जब हमारे पत्रकार महोदय ने इस बारे में पूछा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, जब इतना सा उन्होंने सुना अमर शहीद हेमू कालानी, तो मैंने कहा जी हाँ, मैं अमर शहीद हेमू कालानी के परिवार से हूँ। सबके मन में एक सवाल आया ना भाई, देखो इतने दिनों तक कहीं चर्चा में नहीं थी ये चीज, ये बात सबकी चर्चा में थी। नहीं, आपको मैं स्पष्ट बताऊं, जितने भी सिंधी मंचों पे मेरा कभी कार्यक्रम होता है या बुलाया जाता है तो मैंने ये बात वहां पर खुले मन से कही है और मैंने बताया है, लेकिन इस बात को तवज्जो नहीं दिया गया कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ अलग विचारधारा के कारण, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक स्पष्ट सी बात है, अगर इस बात को हवा मिल गई, अगर इस बात को चर्चा में भी लिया गया तो ये आग की तरफ फैल जाएगी। एक इनसिक्योरिटी के चलते इन बातों को दबा दिया गया, या यूं कही कि चर्चा का मुद्दा ही नहीं बनाया गया। मैं कहती हूँ कि एक शहीद परिवार के व्यक्ति को, मान लीजिए मैं उनकी ग्लैमर को या उनकी पॉपुलैरिटी को एनकेश नहीं करी, मैं तो अपना इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन जब बात आई तो बात पे बात निकली, कहते हैं ना अगर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो वो बात दूर तलक ही चली गई कि क्या, क्यों, किंतु परंतु, कैसे, इसका हिसाब किताब कैसे होगा। तो मैंने कहा हिसाब किताब की बात ही नहीं, मैं तो मेरे पुरखों की आपको पूरी वंशावली दे देती हूँ, आप अपने नेट से, इंटरनेट से देख के इतना बता सकते हो कि उनके पिताजी का नाम क्या था। मैं तो उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी 6 पीढ़ियों का हिसाब दे देती हूँ। आपके वंशज है तो आपने, तो मेरे पास तो मेरे पूरे परिवार की वंशावली पड़ी, और फिर भी अगर शंका है तो ब्राह्मण पुरोहित तो सबसे, उनके ऊपर तो शंका करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये बहुत ही सनातन धर्म की पुख्ता व्यवस्था है, और मुझे लगता है किसी भी हिंदू को इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारे परिवारों का बही खाता सारा उनके पास पड़ा रहता है, हिसाब किताब उनके पास पड़ा रहता है। तो ये बात जब पत्रकार महोदय के माध्यम से आई तो वो चौकन्ने हो गए इस बात को सुन के कि ऐसा कैसे हो सकता है, और ये बात अगर है तो ये बात अभी तक क्यों छिपाई गई। तो मैंने कहा कि ये तो भगवान जाने, मैं क्या जानूं। लोगों ने, आपने खुद ने कही कि भाई चलो ये छिपाई गई, तो आपने शहीद हेमू कालानी जी के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जिससे कि वही और ज्यादा आप उसमें आते? आप तो अपने वंशज के हिसाब से करते ही ना उनके लिए कुछ। मैं उसके पीछे एक बात बताती हूँ। देखिए, हेमू कालानी की शहादत देश के लिए, राष्ट्र के लिए थी। मेरा सन्यासी जीवन देश और राष्ट्र के लिए। हेमू कालानी एक समाज के लिए नहीं करके गया, हेमू कालानी राष्ट्र के लिए करके गया, उसकी प्रेरणा राष्ट्र रही। मेरा जो कार्य है, मेरा भी राष्ट्र समर्पित कार्य है। आज हेमू कालानी को लोग उसकी राष्ट्र निष्ठा के कारण जानते हैं। और एक बात मैं आपको स्पष्ट बताती हूँ कि देश की स्वतंत्रता आंदोलन में कई वीर सपूतों का शहादत है, उनका सेक्रीफाइस है, और बहुत लोगों का अगर त्याग तपस्या नहीं होता तो आज आजादी नहीं मिलती, लेकिन वो नींव के पत्थर रह गए। और कुछ लोग, रानी झांसी की, राजगुरु भगत सिंह, ये शिखर का ध्वज बन गए। तो अमर शहीद हेमू कालानी नींव के पत्थर ही रहे। और मुझे लगता है कि उनको इस पॉपुलैरिटी की आवश्यकता भी नहीं थी, वो पॉपुलैरिटी के लिए कर ही नहीं रहे थे, पर उन्होंने एक जन आंदोलन चलाया, लोगों की अंतरात्मा को जगाया, उनके अंदर के जो बंधन के संस्कार है उनको तोड़ने के लिए काम किया, और हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। मेरा कार्य उन्हीं की प्रेरणा से है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार की पृष्ठभूमि शुरू से राष्ट्रभक्ति वाली रही है। हम आए थे शरणार्थी बनके, हमने इस भारत देश को अपना ही माना कि यही हमारा स्थान है,
यही हमारे स्वाभिमान की, हमारे अस्मिता की रक्षा है। हमें इसी के लिए समर्पित होना है। हम कभी जो सिंधी समाज है, सिंधी समाज का व्यक्ति कभी दीनहीन नहीं मिलेगा आपको। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ, मैं तो राष्ट्र निर्माण के लिए कर ही रही हूँ। और मेरा विषय हेमू कालानी से भी ऊपर है। मेरा विषय है आगे राष्ट्र चरित्र का निर्माण करना, क्योंकि मेरे सामने ये समस्या है कि राष्ट्र की जितनी भी आप देखिए जनरेशन अभी डिस्ट्रॉय हो रही हैं। कितना नशा पत्ता, कितना चारित्रिक पतन, कितना टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, आपको पता नहीं रहता कि आपके बच्चे इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या देखते हैं। तो हम तो उस कल्चरल वैल्यूज पे, सोशल वैल्यूज पे काम भी कर रहे हैं, और क्योंकि साधना का पथ है तो उस विषय पे भी काम कर रहे हैं। दूसरा क्या है, हमारे गुरु जो रहे वो खुद ऐसे सन्यासी रहे जिन्होंने व्यक्ति से कभी 1 रुपए की अपेक्षा नहीं की। वो कभी लोगों से लेते नहीं थे, वो देते ही थे। तो उनकी त्याग की परंपरा को ही हमने रखा। अब क्योंकि मैं भी सन्यास लेके निकल चुकी थी, तो मुझे किससे क्या लेना था। तो ऐसा कौन सा वो दृश्य उस समय हुआ कि आपने एजुकेशन भी अच्छी करी और फिर अचानक उस मार्ग से निकल के आप इस मार्ग पे आ गए और अब राजनीति के मार्ग पे जाना चाह रहे हो? तो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं नहीं, कोई विरोधाभास और कोई द्वंद्व नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट विचार है। उस समय भी भक्ति ही प्रबल थी, राष्ट्र ही प्रबल था। जब सन्यास लेके आए तो गुरुजी के संस्कार और उनका जो भी शिक्षा दीक्षा रही, वो स्वयं बहुत बड़े प्रचारक रहे, जिसको बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। आप इस बात का मूल्यांकन मेरी इस बात को सुन के कर सकते हैं कि आदरणीय हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके साथ उनका कार्यकाल रहा। आज भी अगर मुरली मनोहर जोशी जी से ये बात रखी जाती है तो वो बहुत आसानी से पहचान जाएंगे कि भाजपा के लिए और भाजपा के अतिरिक्त संघ के लिए मेरे गुरुजी ने प्रचारक के रूप में कितना काम किया। उनके लंग्स तक खराब हो गए थे, उनके लंग्स का ऑपरेशन तक करना पड़ा था, ट्यूबरक्लोसिस उन्हें हो गया था। और उनके संस्कार वही थे राष्ट्रभक्ति के, क्योंकि वो राष्ट्रभक्ति को और भक्ति को, ईश्वर के प्रति जो दिखता नहीं है उसमें वो भेद नहीं करते थे। सिख समाज के जो गुरु हैं, विवेकानंद ने जो क्रांति की, वो एक ही बात कहते थे, बुद्ध की शांति और विवेकानंद की क्रांति, यही मुझे स्थापित करनी है और इसी का प्रचार प्रसार करना है। सनातन धर्म अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है। आज सनातन आप देखिए भगवत गीता को आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ा ग्रंथ है। वो क्या बताता है? संघर्ष करना, युद्ध करना। वो राजनीति तो नहीं सिखाता, लेकिन उस ग्रंथ का महात्म्य क्या है? जो अर्जुन निढाल होके पड़ गया, जिसके हाथ से धनुष छूटा जा रहा था, गला सूख रहा था, पसीने आ रहे थे, उसका एक ही तो सवाल था कि मैं अपनों से युद्ध कैसे करूं। लेकिन भगवान ने उसे क्या उपदेश दिया? यदि तुम सनातन की रक्षा नहीं करोगे, यदि तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे, तो तुम्हारे को पीढ़ियों की पीढ़ियां कायर कहेंगी, और तुम यह पंडिताई करने के लिए नहीं खड़े हो, तुम युद्ध करने के लिए खड़े हो। तो इसीलिए मैं वासुदेव कृष्ण तुम्हें निर्देश देता हूं कि तुम युद्ध करो। और जब बहुत ज्यादा समझाने से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, सांख्य योग से किसी भी तरह से उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो भगवान ने आखिरी में एक ही बात कही, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्ष तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे देश की, तुम्हारे समाज की स्थिति पतन की पराकाष्ठा पे है। आज जो अपमानजनक व्यवहार तुम्हारी पत्नी के साथ हुआ है, कल सामान्य औरतों के साथ होगा। तो देश और राष्ट्र की सुरक्षा करना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। तो अब जिस आप युद्ध के मैदान में उतरे हो, आपके सामने आप ही के समाज के 50 साल से राजनीति के पुरंदा है। बिल्कुल है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस अवस्था में अभी देश में परिवर्तन आ रहा है, बहुत सारी बातें हैं। मैं मोदी गवर्नमेंट को बहुत लंबे समय से समझने की कोशिश कर रही हूँ, और उनके राजनीतिक डिसीजन लेने के जो उनके तरीके होते हैं, और उनकी जो कन्विक्शन पावर है, और जो उनका विल पावर है, और जो उनका माइंड सेट है, उसको समझते समझते एक चीज स्पष्ट है, जब वो कोई बात कह देते हैं तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। अभी मोदी गवर्नमेंट ने स्पष्ट ये बात कही है, देखिए, कि 75+ उम्र के व्यक्ति के लिए राजनीति में स्थान नहीं रहेगा,
और फिर एक अभी अधिनियम भी, आप पत्रकार हैं, मेरे से ज्यादा जानते होंगे कि मातृशक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, जिसमें मातृशक्ति की राजनीतिक सहभागिता बढ़े। तो इस विषय पे ही आप समझ लीजिए कि अगर ये बात सत्य है तो ये चिंतन का विषय है, और मोदी गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कि इस पे बैकफुट पे आएगी या कोई डिसीजन को कह के नहीं लेगी। तो देवनानी जी का देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि 20 साल का है, तो ये एक चिंतन का विषय है। इस पे मोदी गवर्नमेंट आगे ही बढ़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। दूसरी बात यह है कि मातृशक्ति वंदन अधिनियम की वजह से भी एक मेरी प्रमुखता और दावेदारी का कारण है, क्योंकि मातृशक्ति, कौन सी मातृशक्ति? मातृशक्ति भी सामान्य मातृशक्ति नहीं, वो मातृशक्ति जो भगवा संत है, जिसने जीवन का त्याग कर रखा है, जिसका संकल्प ही सेवा है। मैं आपको एक बात दिल से बताना चाहती हूँ, दिमाग से नहीं, दिल से, और मैं चाहूंगी कि आपके दर्शक भी हमारे दर्शक भी बिल्कुल दिल से ही सुने कि एक पुरुष का जीवन थोड़ा आसान होता है, मातृशक्ति का जीवन थोड़ा कठिन होता है। उसमें भी पुरुष संत का जीवन और ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि सन्यासी के साथ बहुत सारी मर्यादाएं, परंपराएं, वर्जनाएं जुड़ी होती है। उन्हें उन मर्यादाओं में रह के कार्य करना होता है। उसमें भी फिर अगर मातृशक्ति, अगर सन्यासी मानते हैं, तो उस मातृशक्ति का जीवन जो सन्यासी है उसका और भी कठिन जीवन होता है। आसान नहीं होता अकेले रह के भगवान का नाम लेके हर कठिनाई में भगवान को याद करना। सन्यासी के जीवन में मनोरंजन का कोई स्थान नहीं होता। सन्यासी का तो राजनीति तो और भी ज्यादा कठिन है फिर। वो एंटरटेनमेंट का मंच नहीं है, वो तो युद्ध का मैदान है, जिसमें सत्य के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, विचारों के लिए, सिद्धांतों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। तो इस युद्ध में फिर आपका विजन क्या रहेगा? मेरा विजन स्पष्ट है, राष्ट्र चरित्र सर्वोपरि है, और जो भाजपा जिन व्यवस्थाओं पर कार्य करना चाहती है, उस पे, उन व्यवस्थाओं पे कार्य कर सके, और उसको एक सरलता, सहजता का अनुभव हो, और उनके जो भी एमएलए बनते हैं, विधानसभा में जीत के आते हैं, वो उनकी विचारधारा को स्पष्ट रूप से लोगों के लिए कार्य करने में लगाएं। क्योंकि आप देखिए, मोदी गवर्नमेंट एक सबसे बड़ा, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। मोदी जी काम कब कर पाएंगे? जब जड़ें साफ सुथरी होंगी। जड़ें साफ, अभी तो क्या जड़ें ही पूरी सनी हुई हैं भ्रष्टाचार में और पापाचार में। तो उनके लिए एक स्वच्छ निर्मल छवि के व्यक्तित्व की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसीलिए संतों के लिए यहाँ पर एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया जाता है, संत भी अपने कार्य कर सके, भाजपा भी अपना कार्य कर सके, एक विचार स्पष्ट हो, एक सिद्धांत स्पष्ट हो, हमें किस लक्ष्य पे काम करना है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई द्वंद्व की बात नहीं है। समाज हमारे साथ खड़ा है, सन्यासी के साथ खड़ा होता है जहां सनातन की बात आती है। अजमेर उत्तर आपने चुना, तो आपका विजन क्या होगा एजुकेशन को लेकर? मेरा स्पष्ट विजन है, मेरा स्पष्ट विजन है। मेरे लिए तो राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई अगर ग्राम पंचायत है, तो उसके बाद शहर ही आता है। और समाज के अगर एक इकाई भी सुधरती है, तो मैं कहती हूँ कि मेरी तपस्या सफल हो गई। तो आज जो जो समस्याएं आधारभूत है, बिजली, पानी, व्यवस्था, और सबसे बड़ा सड़कें जो नासूर बनी हुई हैं, मेरा सबसे पहला प्रहार ही इस व्यवस्था पे होगा। और मैं कहती हूँ कि मेरी पूरी सामर्थ्य के साथ, मेरे लोगों के साथ, पूरा मैं विधानसभा में पुरजोर तरीके से इस व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करूंगी, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लूंगी, और वहां से अपने लिए जो भी मैं कर सकती हूँ, मेरे सामान्य से सामान्य परिवार के लिए जो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि विकास होता है तो पूरे अजमेर का होता है, समाज। मैं कहती हूँ अगर आप धरातल पे उतर के देखेंगे, तो अभी एक छोटे से विपक्ष जो है ने चूल हिला दी थी पूरे अजमेर की, पूरे अजमेर की चूल हिला दी थी। आप कल्पना करके देखिए कि एक मातृशक्ति घर में खड़ी हुई किचन में पानी में काम कर रही है, और 24 घंटे उनके बच्चों को पानी में रहना पड़ रहा है, उनके घर वालों को पानी में रहना पड़ रहा है। पानी निकले कहाँ, ये समस्या है, और ये एक दिन की समस्या नहीं है। आपका किताब, आपका बस्ता, आपका सामान पानी में तैर रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं इस भयानक स्थिति की, और वो लाचार है। कोई नेता की उपस्थिति भी दर्ज नहीं हो रही। ये क्या, कोई मजाक चल रहा है क्या? कोई चुटकुला चल रहा है क्या? ये हो क्या रहा है? इसके लिए आप क्या करेंगे? मेरा सबसे बड़ा तो ये, इस व्यवस्था के लिए क्या इसका समाधान है, और जो भी समाधान है मैं इस पुरजोर तरीके से काम करना चाहूंगी
कि ये रिपीट नहीं हो दोबारा, क्योंकि फिर बरसातें आना आएंगी। सागर तो इतना ही है ना, उसकी तो सीमा नहीं, वो बनी जो हुई भी है। एनजीटी ने बताया है, जो भी ये आश्चर्य बने हैं, ये 7 आश्चर्य, उन सबको पुरजोर तरीके से हटवा के, और ये मैं कहूंगी कि इस पे अनुसंधान आप किया भी जाना इसको चाहिए। खिलाफ हो कि ये जो बना है 7 वंडर वगैरह ये सब चीजें गलत है? बहुत गलत है। आप ये देखिए, आपने कितना अन्याय कर दिया पब्लिक के साथ में। आपने पब्लिक को पागल बना रखा है। आप पब्लिक के इमोशंस के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं और उनका एक्सप्लॉइटेशन भी कर रहे हैं। आपने मजाक बना के रख दिया है। आप क्यों नहीं, आपने हल्ला मचाया, आपने क्यों नहीं अखबार रंग दिए, आपने क्यों नहीं अपनी नेतागिरी का पूरा तांडव किया, क्यों नहीं किया आपने? क्या समस्या थी? आपने क्यों नहीं इस बात को उठाया? तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई मेरे को तो केवल मेरे को इसको कमेटी में लिया, इन जो भी करा इन अधिकारियों ने कुछ करा। भी था, आपके सामने सब हो रहा था, आपके सामने तमाशा चल रहा था। आपने क्यों नहीं सोचा कि ये जब समस्या सामने आएगी तो क्या तांडव मचा सकती है और पब्लिक क्या प्रतिक्रिया दे सकती है? उसको सीरियस क्यों नहीं लिया? तांडव करते हैं ना, चिल्ला चिल्ला के पत्रकारों को बुला बुला के तांडव करते। पत्रकार तो सबसे बड़ा माध्यम होता है। उस समय तांडव क्यों नहीं किया? उस समय आप तो विरोध में बैठे हो, आपने विरोध क्यों नहीं किया? सर क्यों नहीं फोड़ा? पब्लिक को क्यों नहीं चेताया कि तुम्हारे घर की बर्बादी हो रही है ये बन रहा है? तो आज बर्बादी किसी के घर की नहीं हुई है, गरीब के घर की हुई है। जो लोग बैठे रहते हैं ना महलों में, उनको नहीं पता चलता, लेकिन एक व्यक्ति के घर पे, जिसके घर में 15-15, 20-20 दिन तक पानी भरा पड़ा है, मक्खी मच्छर इकट्ठे हो रहे हैं, जिनकी जान पे बनाई है, दिमाग काम करना बंद कर देता है कि 24 घंटे आप ऐसे माहौल में कैसे काम करोगे? दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो बेचारे लाचार हैं, असहाय हैं, आसमान को देख रहे, हम क्या करें? और मन में आता है हमारी नेता नगरी कहाँ है, कहाँ है हमारे नेता? और फिर अंदर से देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो यहाँ पे अधिकारियों को वगैरह जिम्मेदारियां दे ही रखी थी ना उनको, उस हिसाब से। अधिकारियों का अपना रोल है, नेताओं का अपना रोल है। मैं ये कहती हूँ कि जब व्यक्ति विपक्ष में बैठता है तो और पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठा सकता है। मेरा तो इतना सा कहना है, मैं कहती हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस चीज पे आप छोड़ दे अपन बात शिक्षा को लेकर आपका क्या विजन रहेगा? शिक्षा पहले देखिए, आज अजमेर की स्थिति बहुत मजबूत हुआ करती थी, अभी बहुत अच्छी स्थिति मैं नहीं मानती। मैं कोटा, मेरा जाना आना होता रहता है, लेकिन मैं देखती हूँ कि कोटा का इतना हाईटेक एजुकेशन सिस्टम है और इतना बढ़िया तरीके से वहाँ पर व्यवस्थाएं मैनेज हो रही हैं। मुझे लगता है कि आज अजमेर एक कहीं ना कहीं रूखा सूखा सा शहर शिक्षा मंत्री रहे ना आपके, तो 2 बार आप ही के समाज मैं तो क्या कह सकती हूँ, उसका जवाब तो वही ज्यादा दे सकते हैं, उनसे ही जवाब लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। मेरा तो कोई अधिकार भी नहीं है उनकी सफाई, मैं या तो उनकी सफाई दूं, वो मेरे लिए संभव नहीं, या मैं उनकी महिमा मंडन करूं, उसका कोई मतलब तो नहीं है। विजन आपका क्या विजन है? मेरा तो स्पष्ट विजन है कि जिन जिन मुद्दों पे आज क्राइसिस है, मैं उन मुद्दों पे पूरा अनुसंधान करके कार्य करूंगी। और मेरा देखिए, मेरे पास एक स्पष्ट बात भी है कि मेरे साथ पूरी टीम लगेगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टीम की कमी है। भाजपा जो है प्रबुद्ध लोगों का एक संगठन है और हर व्यक्ति काम करना चाहता है, काम नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं कुछ है कमी, कोई चीज की कमी है। तो केवल राजनीति के लिए राजनीति नहीं करनी है, राजनीति को सेवा का मंच बना के लोगों को कनेक्ट करना है, अपनी समाज की सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाना है, धर्म के परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाना है और पाश्चात्य संस्कृति की जो दुष्प्रभाव है उनके लिए कार्य करना है। और मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा तो बेसिक प्रॉब्लम्स जो है, बिजली की प्रॉब्लम देख लो आप, 50-50 हजार रुपए की बिल पकड़ा है सामान्य लोगों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को। आदमी क्या करेगा? अपना माथा धोने का, जिसकी इनकम इतनी नहीं, उसके बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? तो ये कंपनी भी भाजपा की देन है कि इस पे काम होना चाहिए, सीरियसली काम होना चाहिए। अब बिल की रीडिंग क्या सोच के ली जा रही है? साहब ने बोला ना 100 यूनिट फ्री दी है, सारे फ्यूल चार्ज माफ कर दिए। कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से बेचारे करने की कोशिश कर रहे हैं, उन अपनी तरफ से। चुनाव के समय हर कोई करता है मनोज जी, अपने लिए चुनाव के समय में हर नेता अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए, अपने आप को बहुआयामी नेता बताने के लिए, अपने वर्चस्व का, अस्मिता का ध्वज लेके चलने के लिए अपना। मेरा मुद्दा स्पष्ट है, मैं आती हूँ, आप केवल परिवर्तन की मांग को लेकर खुद है। परिवर्तन के साथ में एक मेरी स्पष्ट विचारधारा है, धर्मवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा है
और मेरे को ऐसा लगता है कि सब लोग अपने साथ हैं, और निश्चित रूप से जहाँ सनातन की बात आती है सब लोग सन्यासियों के साथ एकजुट होते हैं, एकमत होते हैं। और मेरे को ऐसा स्पष्ट है कि मेरे अंदर ऐसा कोई प्रतिस्पर्धा, मेरे अंदर कोई महत्वाकांक्षा इस तरह की नहीं है कि भाई गला काट प्रतियोगिता वाला है। अगर सहज रूप से समझ में आता है, क्योंकि हम मोदी जी की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और भाजपा इन बातों पे और सिद्धांतों पे कायम रहती है, और सारे क्राइटेरियाज में हम सही बैठते हैं। और मुझे स्पष्ट पता है कि भाजपा खुले दिल और दिमाग से चिंतन करने वाली एक पार्टी है। और एक बात और बताऊं मैं आपको कि व्यक्ति का बैकग्राउंड भी बहुत मायने रखता है। मेरा अगर एकेडमिक एजुकेशन की मैं बात करूं, अगर मैं मेरे शहीद परिवार की बात करूं, जहां से एक शहीद का निकलना हुआ, अगर मैं मेरे गुरु परंपरा की बात करूं, मेरे गुरुजी के सेक्रीफाइस की बात करूं, अगर मैं अपने ही सेक्रीफाइस की बात करूं, तो मैं एक बात कहूंगी, किसी व्यक्ति की गंभीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि महिला संत जो एक कठोर जीवन को अपना के चल रहा है, जिसके जीवन में मनोरंजन का कोई स्थान नहीं है, केवल और केवल ईश्वर के प्रति समर्पण और मानव मात्र की सेवा, नर्क में नारायण की कल्पना रख के भाव चलने वाला व्यक्तित्व, ये देखिए, ये सुनने में जितना सहज लगता है ना, उतना बिल्कुल भी सहज नहीं होता। जीवन बहुत कठिन है, बहुत कठोर है, और हर तरह की ग्लैमर से दूर अपने आप को एक विचारधारा के अनुरूप चलाना और अपना जीवन समर्पित करना बहुत बड़ी बात है। चिकित्सा के क्षेत्र को लेकर क्या कहेंगे? बहुत मुझे इसमें बहुत ज्यादा कमियां हैं। जब ये विपर्जय तूफान आया था, तो आप देखिए कि अस्पताल के अंदर तक जो पानी भरा हुआ था, इस पे भी अनुसंधान होना चाहिए था। एक बार हुआ, दो बार हुआ, दो बार हो गया। और जब विपर्जय आया था उसके बाद में जो बरसात आई थी, उसमें काफी गैप था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग सब बैठ गए कि अब तो बरसात आएगी नहीं, अब तो बरसात आएगी नहीं। सावन चला गया, सूखा भादवे में इतनी बरसात आई कि पूरा थोड़ी सी बरसात में जेएलएन के अंदर पानी भर गया। वैसे ही वहां पे इन्फेक्शन का खतरा रहता है, और सरकारी अस्पताल की हालत तो हमसे छुपी नहीं है। और फिर उसमें रईसी कसर, ये जले पे एक नमक छिड़कने वाली चीज हो गई कि वहां पे पानी भरा हुआ था। समस्याएं बहुत है, और मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ, केवल बातों से भी काम नहीं चलता, इस पे प्रैक्टिकल काम करने में भी समय लगता है। मैं आज आपके सामने पुलिंदा खड़ा कर दूं, इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याओं पे मैं काम करूंगी, मैं ये बोलती हूँ ये सब झूठ है, स्पष्ट बता रही हूँ, सबसे बड़ा झूठ है। एक दिन में काम नहीं हो सकता, समय देना पड़ता है, जनता को मौका देना पड़ता है। शक्ति नेता के पास नहीं होती है, शक्ति जनता के पास होती है, और जनता को अगर सही विचारधारा मिलती है, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, हर व्यक्ति के पास दिल भी है, हर व्यक्ति के पास दिमाग भी है। और जहां मात्र शक्ति भगवाधारी खड़ी हो जाती है ना, पूरा समाज एक लाइन में खड़ा हो जाता है उसके सहयोग के लिए। तो इतना तो आप मान सकते हैं कि वो बहुत गंभीर व्यक्तित्व है, और जब वो कोई कार्य करेगा तो पूरी जनता उसके साथ लगेगी, क्योंकि वो जनता के लिए, जनता के अधिकारों के लिए वास्तव में ईमानदारी से काम करने के लिए खड़ा है, तो पूरी जनता भी उसके सहयोग के लिए खड़ी होगी। तो एक चीज और मैं मिस करती हूँ कि राजनीति में कोई सी भी हो चीज, तो मैं कैसे खाऊंगी, मैं उस जहर के प्रति सदैव सावधान रहूंगी कि भैया इसमें जहर है। मेरा विचारिक दृष्टिकोण इसीलिए स्पष्ट है क्योंकि मुझे हर कर्म का सिद्धांत पता है, कर्म और दिमाग का खेल कैसे होता है। तो इस चीज के ऊपर, ये तो जहर ऐसा है, ये नशा ऐसा है, ये ऐसे ही परोसा जाता है, ऐसे ही नशे में लोग धुत होते हैं, पता भी नहीं चलता आपके पास ये बौद्धिक, ये भावनात्मक क्या जहर घोला जा रहा है। जब आप किसी की नेतागिरी की तारीफ करते हो ना, अरे नेताजी कहो इस नेता की जय हो, ये हो वो हो, तो वास्तव में आप उसके दिमाग में जहर भर रहे हो। और सरल नेता की पहचान ये है कि वो सिंपली इन चीजों को कहे कि भैया जय भारतवर्ष की बोलो, भारत माता की बोलो, हम तो उसके लिए समर्पित है। आज मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय बोलो। कहते हैं कि आपको क्या लगता है आपके ये काम कौन करवा सकता है? बोलेंगे मोदी जी। कहते हैं आपको क्या लगता है आपका ये काम करवा सकता है? कहते मोदी जी। फिर तीसरी बार पूछते आपको क्या लगता है आपकी समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है? कहा मोदी जी। कहते बिल्कुल नहीं, आपका एक वोट कर सकता है। तो उनका स्पष्ट विचार है कि उनकी विचारधारा का मोदी कुछ नहीं, कमल का फूल। आज वो चाहते तो अपना महिमा मंडन करा सकते थे ना, वो कहते हाँ मोदी का चेहरा है सब कुछ, वो कहते नहीं कमल का फूल है, क्योंकि कमल का फूल विचारधारा का प्रतीक है। हम एक सिद्धांत के लिए समर्पित है, हमारा विचार स्पष्ट है, हमारी कार्यशैली स्पष्ट है, गलत को सहा नहीं जाएगा और लोगों की सेवा में कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
इनोसेंट की रक्षा होगी, सीधे साधे लोगों को सुरक्षा दी जानी चाहिए और अपराध को सख्ती से निपटा जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने, आज आप खुद जानते हैं बिहार और यूपी की हालत थी, कितना बाहुबली कल्चर था, क्या सरेआम लोगों की बेटियों को उठा के ले जाया जा सकता था। हम तो खुद देखते थे, तो हम तो यूपी जाने के बारे में सोचना मुश्किल होता था कि वहां पे पता नहीं कब क्या हो जाए, खुलेआम गोलियां चला दी जाती थी। आज उस यूपी में 2 बार से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। पहली बार तो योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा था, उसके बाद में तो जब भाजपा का सेकंड टाइम चुनाव हुआ उसमें तो भाजपा ने चेहरा ही नहीं दिया। नहीं तो अभी भाजपा गवर्नमेंट आती है तो क्या ये अपराध, इस तरह के अपराध रुक जाएंगे क्या? 100% इनमें कमी आएगी। देखिए, एक दिन में नहीं होता, काम करने में पुरजोर तरीके से सरकार को भी लगना पड़ता है, नेताओं को भी लगाना पड़ता है और पुलिस प्रशासन को भी लगाना पड़ता है। मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ, जब भी कोई कहता है ना मैं आऊंगा तो ऐसा कर दूंगा, समय लगता है। लेकिन अगर आपका विचार स्पष्ट है और काम के प्रति डेडिकेशन है, आज नहीं कल आपका वो काम वो करवा के छोड़ेंगे। अगर वो वास्तव में कमिटेड हैं तो, अगर वो सिंसियर हैं तो, अगर उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो। आप राजस्थान में सीएम का चेहरा किसको देखना चाहती है, जो आपकी जो भी बातें कही आपने उस पर खरा उतरे? मेरे कहने से क्या होता है, मेरे कहने से मैं तो सोचती हूँ कि किसी भी ऐसे व्यक्तित्व को, लेकिन क्या होता है इसमें बहुत सारी बातें हैं, काल्पनिक जगत से निकल के मैं सोचती हूँ कि इस पे पूरा चिंतन मंथन होता है। कई तरह की चुनौतियाँ अभी भी आप देखिए कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को दी गई हैं कि आप कितनी कितनी सीटें ला सकते हैं, चुनौती भरे वातावरण में आप अपने आप को साबित कीजिए ताकि हम आसानी से आपको मुख्यमंत्री बना सकें। तो ये ऐसा मैदान है जहाँ पे आपको अपने वजूद को साबित करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि बालकनाथ जी हैं या और भी इस कैडर के अच्छे जो लोग हैं जिनके प्रति लोगों की निष्ठा हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग से एक सामान्य गृहस्थी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जो भी विचारधारा के अनुरूप है, देखिए विचारधारा के अनुरूप होना चाहिए, सिस्टम से काम करने वाला आदमी होना चाहिए, जन समाज के साथ पूरा संवाद उसका स्थापित हो सके, इस विषय पे काम करने वाला आदमी होना चाहिए। ये तो भाजपा का विषय है, किसको क्या बनाती है, मेरे कहने से भी कुछ नहीं आप होगा। अपनी टिकट को लेकर कितना सिक्योर है? मैं ना इस बिल्कुल है ना, मेरा विचार इसमें स्पष्ट है कि मेरा जीवन टिकट के पीछे नहीं है, ना मेरे जीवन का लक्ष्य टिकट मात्र है। इसीलिए ये महत्वाकांक्षा मेरी इस स्तर की नहीं है कि नहीं मिला तो क्या होगा। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है, भगवान ने मेरी डेस्टिनी में जो लिखा है, मुझे आज नहीं कल वो चीज प्राप्त होगी, और मेरी डेस्टिनी में नहीं है तो मुझे कोई नहीं दे सकता। और जब मेरा जीवन भगवान के लिए पल पल भगवान के स्मरण में है और मानव सेवा के लिए है, मेरी भक्ति के लिए है, तो मेरे लिए भगवान जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा। होता है टिकट तो भी मेरे लिए अच्छा है, नहीं होता तो और भी अच्छा है, क्योंकि भगवान की उससे बड़ी योजना होगी मेरे लिए। मैं बिल्कुल तो भी अभी से ही मतलब नहीं होता है तो वो भी नहीं, मेरा मेरा संकल्प विकल्प बिल्कुल नहीं है। मेरा स्पष्ट विचार है कि आज मैं उस विचार पे, जहां पर अगर कैरेक्टर वैल्यूज देखी जाती हैं, मातृशक्ति वंदन अधिनियम देखा जाता है, मेरी पढ़ाई लिखाई देखी जाती है, मेरी पारिवारिक बैकग्राउंड देखी जाती है, मेरी सन्यासी जीवन को देखा जाता है, तो मैं पुरजोर तरीके से इस क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हूं और मुझे मौका मिलना चाहिए। और नहीं दिया तो पार्टी ने? मैं फिर भी मेरी जो मैंने सन्यासी जीवन अपना है उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। निर्दलीय तो नहीं कूदोगे मतलब? मेरा बिल्कुल विचार नहीं है, मेरा बिल्कुल विचार नहीं है, क्योंकि मैं भाजपा के साथ घात नहीं करना चाहूंगी, मैं संगठन के साथ घात करने का मेरा नेचर नहीं है। चलो लास्ट सवाल मेरा, और उसके पीछे भी ऐसा है मेरा मंतव्य कि मेरा विचार इसलिए ऐसा है कि मुझे ये स्पष्ट है कि भगवान मुझे निश्चित रूप से बहुत 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 कुछ अच्छा देगा, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की होगी। और ये सच है, ये केवल भावनात्मक स्टेटमेंट नहीं है, केवल एक इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरे जीवन की रियलिटी है, एक भक्त के जीवन का फाइनल स्टेटमेंट है कि अगर मेरे लिए मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा तो 100% भगवान मुझे बहुत कुछ और देना चाहता है जो मेरे सामने आना बाकी है। और राजनीति ऐसा क्षेत्र है मनोज जी, पेशेंस चाहिए, और जो आदमी ज्यादा उतावला होता है ना उसका तो जल्दी ही पेशेंस तो होता है जी, पेशेंस चाहिए। राजनीति, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ, कोई भी आदमी राजनीति करता है तो पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। मैं भी देख रही थी विकास भैया रो रहे थे और कह रहे थे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, तो मैं कह रही थी कि आपने काम और व्यापार क्यों बंद किया? क्या आपको किसी ने कहा था?
अगर आपने सारी चीजें इमोशंस में होके की तो आपने अपनी ग्रेविटी, आज आपके साथ ऐसा हो गया तो आपको सब चिंतन मंथन करके करना चाहिए था। क्या भाजपा आपके लिए उस चीज के लिए उत्तरदायी होगी? क्या होना चाहिए? वे बात ही गलत है। नहीं देखो, ये नाराजगियां तो चलती रहती है। अभी राजवी साहब का टिकट भी, हाँ, कई बातें हैं, शेखावत जी का भी, उनका भी कटा, तो ये सब चीजें तो राजनीति में देखो जो सही है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि भावनात्मक स्तर पे मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, कॉमन मैन में और सन्यासी में क्या अंतर होता है, उसके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। आज मेरे को अगर टिकट नहीं मिलता, जैसे आपने पूछा, तो मेरा स्पष्ट विचार है, भगवान 100% मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के बैठा है। लेकिन कॉमन मैन क्या सोचेगा, अब तो इनकी बैंड बजाऊंगा, अब तो इनकी टिकट काटूंगा, अब तो ये करूंगा, अब तो ये करूंगा, अब तो यूं नहीं हो जाए तो ऐसा कह देना, इनकी तो मैं ऐसे बैंड। ये सब एक है ना, क्या होता है, जहां पे फिलॉसफी क्लियर नहीं होती है, साधनागत बैकग्राउंड नहीं होती है, आदमी महत्वाकांक्षाओं के अधीन होता है, आदमी हर चीज को अपने अहम से जोड़ लेता है, वहां पे ये डिस्ट्रैक्शन और ये फॉल आता ही आता है। और एक कॉमन मैन के साथ यही प्रॉब्लम होती है। लेकिन साधक के साथ, सन्यासी के साथ ये फंडामेंटल एकदम क्लियर होता है, इसीलिए उनकी मजबूताई होती है। आज मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं कभी घात प्रतिघात करने का नहीं सोचूंगी। अच्छा, इन्होंने मेरे साथ, मनोज जी ने अच्छा नहीं किया तो अब इनको मैं बताऊंगी, अब मैं इनको सबक सिखाऊंगी। मेरा ऐसा सोच नहीं हो सकता, ये मेरा चिंतन का विषय नहीं हो सकता। मैं क्या कहूंगी, आज इन्होंने मेरे साथ गलत किया ना, मैं नहीं देखूंगी, मेरा भगवान देखेगा और मैं अपने आप को दूर कर लूंगी। देखिए, किसी की अस्मिता पे चोट करना वो इसीलिए होता है क्योंकि व्यक्ति की खुद की अस्मिता और महत्वाकांक्षा आहत होती है। ये मैं आपको कहूँ, लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बस बोल के पीछे हट जाते हैं। जो सामर्थ्य रखते हैं वो पूरा बदला लेने की कोशिश करते हैं। पर कौन लोग होते हैं वो जो राग द्वेष से घिरे हुए होते हैं? ये राग द्वेष से घिरी हुई मानसिकता और जिनका कहीं ना कहीं कुछ निहित स्वार्थ होता है, जिनके स्वार्थ पूरे नहीं होते, वो आपके साथ घात करते ही। आप देखिए, बॉम्बे की फिल्म सिटी वहां बनाने की प्लानिंग चल रही है, दिमाग है, व्यवस्था है और अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए ओपन छोड़ा हुआ है। निश्चित रूप से लोगों से सलाह भी लेते होंगे ना। आज कोई व्यक्ति आपसे सलाह ले रहा है तो आप सोचिए कितना वो डाउन टू अर्थ है, तो वो आपसे सीखना चाहता है। आप पत्रकार हो, मैं आपसे कहूंगी कि आप बताइए इस पे आपका क्या मंथन है। तो मैं इसका मतलब अपना अहम लेके तो चल ही नहीं रही हूँ। मैं नहीं आ पाऊंगी तो बोलूंगी कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी तो नहीं पहुंच पाऊंगी, मैं 2 दिन के बाद आ जाऊंगी, या जब आप समय, तो इतना तो डाउन टू अर्थ हो। अब मैं सोचू नहीं जी नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, बाकी सब तो मूर्ख है। ये चीज कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में होती है। मुझे सलाह दे रहा है, ये क्या है, इसका क्या वजूद है, ये खुद क्या है, आया है बड़ा मुझे सलाह देने। छोटे से आप सजेशंस नहीं दे सकते राजनेता को। अगर आपने गलती से कह दी ना, ये मेरा सुझाव है, थोड़ा सा ही देख लीजिए, तो वो तो ऐसे तिलमिला जाएगा कि ये अधना सा आदमी मुझे क्या सलाह दे रहा है, इसका क्या औकात है। ये शब्द लोकल है, औकात शब्द आता है, वजूद की बात नहीं होती है, वहां पे शब्दों की गरिमा भी नहीं रहती है। चलो साध्वी जी, सरेराह के दर्शकों को खास मैसेज क्या देना चाहेंगी आप? मेरा आपसे स्पष्ट विचार है, बातचीत है, और आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इस इंटरव्यू का उद्देश्य मेरी विचारधारा आपके सामने रखना था, और जो जो शंका या जिज्ञासा आपके मन में हो सकती है, इन प्रश्नों के माध्यम से हमारे आदरणीय भैया ने, मनोज जी ने आपके सामने मेरे से पूछे। मैं एक बात जरूर कहूंगी कि आपको मेरे साथ रहना है, आपका प्रेम ही मेरी संपत्ति है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, आपकी बहन भी हूँ, आपकी बेटी भी हूँ और सन्यासी भी हूँ। इसीलिए अगर हमको इस सेवा कार्य में आना होता है तो आपका भरपूर सहयोग और आशीर्वाद आपकी इस बेटी को जरूर चाहिएगा। वैसे मैं सन्यासी हूँ, लेकिन जब मैं एक नेता के रूप में दावेदारी करती हूँ तो मैं इस समाज की, इस परिवार की, अजमेर की अपने आप को बेटी के रूप में आपके सामने रखूंगी, और मुझे आपका प्रेम मिले। टिकट मेरा लक्ष्य नहीं है, टिकट तो बहुत छोटी बात है। मेरा लक्ष्य मेरी विचारधारा है, मेरा सेवा कार्य है। मिलता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो मैं ही मान के चलती हूँ भगवान बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैं कभी इन बातों से हताश, निराश और अति उत्साह में नहीं आती, और ना मैं किसी की चंपीबाजी में आती हूँ कि कोई मुझे चढ़ा रहा है, अरे नेताजी, इन चीज़ों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरा स्पष्ट विचार है,
इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपके अंदर बैठे हुए मेरे भगवान को प्रणाम करती हूँ, हर हर महादेव कहती हूँ, संध्या वंदन करती हूँ। आप हमारे स्टूडियो में पधारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम ऐसे ही हमारे खास कार्यक्रम एनकाउंटर के तहत किसी अगली शख्सियत से कराएंगे आपकी खास मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।